Welcome back class 12 students. Today I am going to solve few questions based on capacitance. In my previous video I had uploaded questions which were based on potential. After completing this exercise you will be able to solve NCERT chapter and exercise easily. So without wasting much time, let's start it. Read the question carefully. Figure 2.123 shows two identical capacitors C1 and C2 each of 1 microfarad capacitance connected to a battery of 6 volt initially. Initially switch S is closed. देखिए स्विच क्लोज है यानी दोनों जो कैपेसिटर्स हैं, चलिए मैं डायग्राम बना देता हूँ. ये आपकी 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, और इसको आप एक कैपेसिटर लगा रखा है और दूसरा कैपेसिटर जब स्विच क्लोज्ड है तो ये कंडीशन मान लीजिए आप, ठीक है ना. यानी ये है आपका 1 माइक्रोफेरड और दूसरा है 1 माइक्रोफेरड ये, और दोनों ही कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं पैरेलल में. तो दोनों के लिए ही पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट होगा इनिशियली, पहले है ना. दोनों पर चार्ज भी आएगा तो चार्ज निकाल देते हैं हम. Q इक्वल टू CV. Q निकालना है हमें टोटल चार्ज पहले, फिर बाद में निकालेंगे चार्ज ऑन ईच. तो C क्या है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 माइक्रोफेरड मल्टीप्लाइड बाई V कितना है अपना 6. तो Q इक्वल टू 12 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम्ब चार्ज इज पास्ड फ्रॉम दिस बैटरी ऑफ 6 वोल्ट. ना हाउ मच चार्ज इज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर एंड ऑन सेकेंड कैपेसिटर. इनके नाम चलिए लिख देता हूँ. ये C1 है और ये C2 है, ठीक है. तो इस पर मैंने लिख दिया, मान लेते हैं Q1 माइनस Q1 है ये, और ये प्लस Q2 माइनस Q2 है, ठीक है ना. तो Q1 इक्वल टू C1 इंटू V तो दोनों कैपेसिटर्स के लिए सेम है, तो और Q2 इक्वल टू C2V. तो ये चार्ज निकाल लेंगे. C1 क्या है 1 माइक्रोफेरड, C2V क्या है 1 माइक्रोफेरड, यानी 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 10 टू द -6 क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर -6 ही आएगा. मल्टीप्लाइड बाय वोल्ट मीन 6. तो देखिए इतना चार्ज यानी दोनों पे इक्वल ही आना था. इतना चार्ज यानी ये जो चार्ज है ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया इक्वली, ठीक है. वजह इक्वली क्यों डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि दोनों का कैपेसिटेंस बराबर है और दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट ही है. चलिए इतनी बात आई. तो ये मैंने सॉल्व किया अभी इनिशियली बिना ज़्यादा रीड किए. इनिशियली स्विच S इज क्लोज्ड, आफ्टर सम टाइम S डैश इज लेफ्ट ओपन, राइट, ठीक है. ये जब क्लोज था तब तक ये हो गया, यानी कैपेसिटर चार्ज हो गए. कैपेसिटर को पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट हो गया उनके अक्रॉस, और कैपेसिटर्स को चार्ज भी मिल गया, ठीक है. यहाँ तक आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी. अब कैपेसिटर जो 2 है इसको सप्लाई बंद हो गई, यानी इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस मिलना बंद हो गया. इसको बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई. क्यों, क्योंकि S को ओपन कर दिया गया, यानी ये स्विच जब ओपन कर दिया जाएगा तो ये बंद हो गया, एक तरह से इसको सप्लाई मिलना बंद हो गई. एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 आर इंसर्टेड टू फिल कंप्लीटली द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ 2 कैपेसिटर. ओके, दोनों में ही अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड. Dielectric slab is introduced. Dielectric slab is introduced in both. ठीक है. तो बात करते हैं पहले कैपेसिटर C2 की. फॉर C2 डाइलेक्ट्रिक स्लैब लाया गया, पूछा गया है हाउ विल द चार्ज एंड. तो नंबर 1 नो चेंज इन चार्ज because charge is conserved. Charge is conserved क्योंकि सप्लाई तो हटा दी गई है. कैपेसिटर आया है तो सॉरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब आया है तो कोई बात नहीं. सेकंड पार्ट पोटेंशियल डिफरेंस. देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मालूम है कि जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाती है. इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाती है, वो कितनी हो जाती है 1/k टाइम्स. तो V इक्वल टू हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, ED, राइट. इलेक्ट्रिक फील्ड E inside
dielectric slab becomes 1 upon k times, then E exterior. फाइन. तो क्या होगा कि V also becomes 1 upon k times the old one. So V is also 1 upon k times. तो पोटेंशियल डिफरेंस भी C2 के लिए 1 upon k times हो गया. यानी पहले 6 वोल्ट था, तो नाउ इट विल बिकम, सो नाउ इट विल बिकम V इक्वल टू, पहले था 6 डिवाइडेड बाय, अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 3, तो 2 वोल्ट हो जाएगा. दिस इज द V अक्रॉस C2, रिमेंबर दिस. अब अक्रॉस C1 या फॉर C1 लिखे हम इसको. देखिए C1 में क्या होगा, पोटेंशियल नंबर 1 चार्ज विल इंक्रीज. चार्ज विल इंक्रीज. क्यों इंक्रीज हो जाएगा? अब आप कहोगे अभी आपने लिखा था कि कंजर्व्ड है, लेकिन क्योंकि बैटरी हटा दी थी तो कोई सोर्स नहीं था. अब बैटरी है, सिंस बैटरी इज देयर. तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, CV, राइट. और C हो गया है अब K टाइम्स. क्यों? कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, राइट. वेन एवर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द कैपेसिटर्स प्लेट्स, देन डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वजह से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, राइट. तो नया जो Q होगा वो K टाइम्स CV हो जाएगा. तो K टाइम्स CV मीन ओल्ड चार्ज. तो K टाइम्स, और ओल्ड चार्ज कितना था हमारे पास, देखिए 6 इंटू 10 टू द पावर -6 था उस पर. तो K की वैल्यू क्या है हमारे लिए, 3. तो 3 रख देंगे तो 3 6 18 10 टू द पावर -6 कूलम्ब, जिसको हम 1.8 10 टू द पावर -5 कूलम्ब भी लिख सकते हैं, ठीक है ना. या 18 माइक्रो कूलम्ब भी लिख सकते थे. ये तो हुआ चार्ज की बात. व्हाट अबाउट द पोटेंशियल, राइट. इफ बैटरी इज कनेक्टेड, पोटेंशियल रिमेन्स सेम. if battery remain connected, then potential will remain same. And actually, as per the formula, electric field will also remain same. Remember this. Electric field will also remain same. Okay. Electric field will remain same. Potential difference will also remain same. Fine. So this is first question. Second one, a parallel plate capacitor of a capacitance 20 microfarad, capacitance 20 microfarad, fine, means we can write 20 10 to the power -6 farad, is connected to a 100 volt supply. Okay, is connected to a 100 volt supply. If we want, we can draw a diagram also if needed. Fine. After some time, the battery is disconnected and the space between the plates of a capacitor is filled with a dielectric of dielectric constant 5. Okay, battery is disconnected. Battery is disconnected. Remember, दिया है क्वेश्चन में, battery is disconnected. Okay. Calculate the energy stored before and after the dielectric. Okay, fine. Number 1. Before मीन्स जब डाइलेक्ट्रिक नहीं लाया गया था, तो U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर. आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट, यू कैन सॉल्व इट योर सेल्फ. सेकेंड पार्ट आई एम सॉल्विंग. व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड, व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड,
When dielectric slab is introduced, E becomes E naught by K. E naught means field before. C becomes K times and V becomes V naught by K. ये तीन चीज़ें हो जाती हैं. इन्हीं तीनों चीज़ों को में ध्यान रखना है. Q remain conserved. Q constant because Q is conserved. फाइन. ये सब चीज़ें होती हैं, तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम सॉल्व कर लेंगे अब. तो u इक्वल टू न्यू u मीन्स, अब इसको मैं चाहूँ तो u डैश, या इसको चलो पहले u नॉट लिख रहा था मैं, तो c नॉट पहले की वैल्यू ये c नॉट है. चलिए ठीक है, ये v नॉट है. तो u इक्वल टू नाउ विल बिकम हाफ c v स्क्वायर. तो c बिकेम k टाइम्स k c नॉट, v बिकेम v नॉट बाय k and whole square. So what will be the result? Half c naught v naught square by k means new energy will become 1 upon k times. Fine. Energy will become 1 upon k times. I hope you have understood. So whatever is the result, let us say I solve it here. 1 upon 2, c means 20 microfarad and v is 100 square. This is 10 to the power 2, 10 to the power 2, so 10 to the power 4. This is 10 times, so see 10 to the power 5. This will become 10 to the power minus 1 means 0.1 joule. 0.1 joule is the energy. So what will be now? U, I have already solved half c naught v naught square. This is v naught, you can say. So u naught by k means 0.1 divided by what is the value of k? 5. So how much will be the result now? 0.02 joule. New energy becomes 1 upon k times. I hope this is clear. Now let us see the next question. Two parallel plate capacitors X and Y have the same area of plates and same separation. X has air between the plates, Y has dielectric of constant here epsilon r. 4 means dielectric constant. Calculate capacitance of each capacitor if equivalent capacitance of the combination is 4 microfarad. Fine. Let us say this is Cx, this is Cy, and since they are in series, so the resultant Cxy is going to be 1 upon Cx plus 1 upon Cy. Fine. They have same area of plates and same separation, only difference is dielectric. It means if Cx I am writing epsilon naught A by D, if, right, then Cy will become k times epsilon naught A by D. This is the only difference because they have same area of plates, so same A I have taken, same separation, only difference is dielectric constant, so it will become k times. Fine. So Cy is 4 times Cx. If I give this name a value, let us say I am writing this equal to C, then this is 4C. So 1 upon Cxy equal to 1 upon C plus 1 upon 4C, this first line. And if I continue solving this, what will it be now? 4C, 4 plus 1 upon Cxy is given if equivalent capacitance is 4 microfarad. अब मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ लेफ्ट साइड में. तो 4C equal to 20 microfarad. This is question is going on in microfarad, remember it. So C will become 5 microfarad. C is Cx actually equal to Cx. So capacitance of first capacitor came 5 microfarad. Then Cy is how much? 4 times C means 4 into 5, so 20 microfarad.
I hope this much is clear to you all. Okay, second part, calculate the potential difference between the plates of X and Y. Fine. See, they are given a potential difference of 15 volt together. 15 volt capacitor, 15 volt battery, 15 volt potential difference is applied together into combination. This is 15 volt and first capacitor and second capacitor. I written Cx, this is Cy. Okay. Excuse me. Cx is 5 microfarad, Cy is 20 microfarad. Fine. And resultant is given to us 4 microfarad. Fine. So Q equal to Cv. Q means how much charge. Q equal to C is 4 microfarad for the combination, 4 microfarad. V is 15, so this becomes 60 microcoulomb. It means 60 microcoulomb positive charge is here and minus 60 microcoulomb charge is there on the other plate. Minus 60 microcoulomb here. Similarly, 60 microcoulomb for the another one means 60 microcoulomb here and minus 60 microcoulomb over here. This is the question, charge on the plates. Now what we have to calculate? Potential difference between the plates. Now question is easy. Suppose potential difference for first capacitor is V1, for second is V2, then again Q equal to Cx V1, and for second one Q equal to Cy and V2. I hope you can do this now because we know value of Q, right? We know value of Cx, we know value of Q here, we know value of Cy, V1 and V2 will come. Second part is done now. Or should I solve it? Let it be. Values are given, you can put values. What is the ratio of electrostatic energy stored in X and Y? Fine. So see, electrostatic energy part 3. Ratio they are asking. Electrostatic energy stored in X divided by energy stored in Y. Let me see, it is X and Y or Y and X. Okay, X and Y. Alright, so this will be half C means Cx, okay, into V square, whatever V is across there means V1, divided by half Cy and V2 square. See, Cx and Cy we know, V1 V2 we are going to calculate from here. Alright, V1 and V2 we are going to calculate from here, and we will put these values here, and that will also come, right? Now let's see the next question, and this is the last one. This also I will explain. See, this arrangement, please understand, it is like this, that there are two plates and dielectric मटेरियल, हाफ ऊपर एक दूसरा मटेरियल है, नीचे एक दूसरा मटेरियल है. मैं दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ. नीचे एक दूसरा मटेरियल है, दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैं. तो देखिए इसको हम कैसे समझेंगे. ये जो है इसको हम एज्यूम करेंगे कि दो कैपेसिटर हैं पैरेलल में. कैसे में है? पैरेलल में. ठीक है, लेकिन ऐसे सिर्फ पैरेलल में मान लेना काफ़ी नहीं है. ये जो एरिया ऑफ प्लेट था, ये एरिया ऑफ प्लेट, सपोज इट वॉज ए अर्लियर, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स वॉज डी, राइट? then what will happen, the area of plates will become a/2. area of plates will become a/2, आधा आधा हो जाएगा. obviously the distance will remain d, right? this was constant k1 and another was constant k2. This was constant k2. So suppose this, I am writing this capacitor C1, this is capacitor C2, means this is capacitor C1, this is capacitance C2. So C1 equal to epsilon naught A means a/2 and D, right?
and dielectric slab is K1, so K1. This is C1. Please remember this. Try to understand it. Right? Another one, C2. In the similar manner will become epsilon naught. Again area is half. Distance is same between the plates and K2. Now these are in parallel, and we know in parallel C equal to C1 plus C2. So epsilon naught A by 2 and D will be common, and it will become K1 plus K2, which can also be written as epsilon naught A by 2D K1 plus K2. Fine. So this will be the capacitance in this case. Fine. Now see this diagram, another one. Now see the next diagram. I am encircling it with red. Now see the red one, this one. These two capacitors, if they are connected, they will be considered in series now, because पहला वाला डायग्राम देखिए, पहले वाले में पैरेलल था, तो अभी सीरीज है. ठीक है ना. इट मीन्स अब इसको दोबारा बना दे रहा हूँ मैं. ये जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस तरह की है कि ये जो कैपेसिटर है इसके बीच की जगह जो है, यहाँ डाइलेक्ट्रिक स्लैब K1 है, यहाँ डाइलेक्ट्रिक स्लैब K1 है, और दूसरा जो है दूसरी तरफ ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब K2 है. यहाँ ये K1 था मैंने बताया अभी, और दूसरी जगह डाइलेक्ट्रिक स्लैब K2 है. ये दोनों में क्या होगा आप देखिए, एरिया ऑफ प्लेट्स A था, कोई दिक्कत नहीं, बीच की डिस्टेंस पूरी D थी. तो अब जो नई कॉम्बिनेशन बनी उसको हम इस तरह से बनाएंगे कि टू कैपेसिटर्स वन, दोनों कैपेसिटर्स ये हुए आपके, एरिया ऑफ प्लेट A ही रहेगा, बट डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी टेकन एज D/2. डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी टेकन एज D/2. एरिया विल रिमेन सेम. फाइन. So C1 equal to epsilon naught A, area remains same, and D, distance becomes D/2. And dielectric is there, so C1 will become K1 times of original one. C2 also in the similar manner, K2 epsilon naught A and D/2. I should write it little here. And C2 equal to K2 times epsilon naught A and D/2. Fine. That means C1 will become K1 and 2 times epsilon naught A by D. C2 will become K2 and 2 times epsilon naught A by D. And since they are in series, net capacitance 1 upon C will be 1 upon C1 plus 1 upon C2. That you can do yourself. Okay. So this will be the method of doing it. I have done in general method. You can get the formula and solve this. Right. For example, find the ratio of capacitance. Okay, now ratio. Okay, so for ratio you can do C1 by C2 in both ways, first case also and second case also. After that you can put values of K1 and K2. Second part में क्या पूछा गया है, solve भी करना है उसको, so you can calculate by putting the values. I hope you are getting it. क्या मैं इसको solve कर दूं? चलिए, I think this video will become very long. Okay, this much is enough. You can put the values of C1 and C2. I think it's not difficult now. Keep putting the values here and solving. Right? So thank you. This much for today. I'll see you in the next video with the NCERT chapter and exercise. Some questions I will solve and others you will have to solve yourself. I am going to help you with the concepts, not with the calculation part. So calculation part you do yourself. Concept I will explain completely. Thank you.